मैं तो ये माय लॉर्ड जो है, इन्होंने धनंजय चंद्रचूड़ को बहुत अच्छा कहलवा दिया। जी जी जी। क्योंकि धनंजय चंद्रचूड़ ने बाकी कुछ और भी किया हो ना, इस तरह का पेटेंट बायस जो ये लोग दिखा रहे हैं ना, ये जो वर्तमान जो चीफ जस्टिस साहब दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाया कभी। जी और जो भी था उसका ठीक है, उनके कुछ पर्टिकुलर कुछ इंक्लिनेशंस थे, उनके कुछ आइडियाज थे, लेकिन वो सबके लिए कंसिस्टेंट थे। वो ये नहीं कि साहब कि मुसलमान आया हाँ तो उसको हाँ। चढ़ा दिया और हिंदू आया तो उसको डाउन कर दिया, जिस तरह से इन्होंने किया है कि साहब की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप क्लेम नहीं करेंगे, अच्छा वक्फ एक्ट में उनको क्लेम करने से नहीं रोकेंगे। अजीबोगरीब मामला है। टेम्पल्स का मामला आया तो 12 साल पुरानी पिटीशन हाईकोर्ट भेज दी, और यहाँ का मामला आया तो कहा कि साहब 120 पिटीशन तो हम नहीं सुन सकते, और वो जो है उनको सबको यही सुन लिया जाएगा, बाकी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। अरे वाह भाई वाह, ऐसी तो मेरे ख्याल से नादिर शाह के जमाने में भी न्याय व्यवस्था नहीं नहीं रही होगी। वो अश्वनी उपाध्याय आप जी बड़ा बताइए। अच्छा कह रहे थे। अश्वनी उपाध्याय जी का मैंने कल एक वीडियो सुना, वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो है इस वक्त को लेके जो है गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप तो बताओ कि आपका जो कोई निजी निजी हित इससे प्रभावित हो रहा है। कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने मेरे से पूछा था कि भाई इस मामले में कोई निजी हित प्रभावित हो रहा है। उसने कहा कि सर पीआईएल का तो मतलब ही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जनहित की याचिका है सर, मेरी हित की याचिका थोड़ी लेके आया हूं। तो उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम हाई कोर्ट चले जाते हैं। फिर बताया कि उसने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग हाई कोर्ट में इसमें रिट फाइल की। तो उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ वाले गए इन्हें तो सीधे सुनने लगे आप, इनसे भी तो कहते कि भाई आप जाओ और हाई कोर्ट के थ्रू आओ, क्यों डायरेक्ट मेरे पास आ गए हो। बड़ी सही बात कह रहे थे सर, वो बिल्कुल अब वो सही है कि जो गुलामी की मानसिकता जो है वो दूर नहीं हुई है। आपको लगता है कि 1947 में लोग स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन ये एक तबका है जो तब भी गुलाम था, और गुलामों को स्वतंत्रता सौंप दी, लेकिन अपने जो पुराने जो इनके जो मास्टर्स थे, ये आज भी उनके प्रति वफादार है, लॉयल है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए सर, जिस तरह से पहले दिन वक्त पे शुरू हुई, कल को जो हमने सुना, आज का तो मुझे पता नहीं अभी डिटेल्स क्या आई हैं, लेकिन कल तो पहले दिन जिस तरह से 3 पॉइंट उन्होंने कर दिए थे, तो मैं तो पढ़ रहा था कहीं किसी साइट पे ही लिखा हुआ था कि वो 3 पॉइंट्स पे तो कल ही स्टे देने वाले थे पहले ही दिन संजीव खन्ना हाँ साहब के साहब 3 पे। वो तो ये जो सॉलिसिटर जनरल वगैरह सब ये अड़ गए कि सर कुछ तो समय दो, हम आज ही तो आपने हियरिंग शुरू की है और आज ही आप स्टे देने लगे, कुछ तो हमें समय दोगे नहीं अपना पक्ष रखने का। बताओ सर, हद है एकदम। ये व्यवस्था चलेगी नहीं अब लंबी। अब देश के ये समझिए कि जो संविधान के जो रक्षक हैं वही जब संविधान के भक्षक बन जाए, अब व्यवस्था जो है वो आप ये समझिए कि जिसको कहते हैं ना कि संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा, तो संविधान के अनुसार वाकई देश नहीं चल रहा, और उसका दायित्व ले रखा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। बहुत ही विचित्र स्थिति बना रखी है। बताइए, अब आप और समझिए कि आप सरकार कितनी भयभीत है सर। आप बताइए कि किरण रिजिजू कल कहीं बोल रहे थे, तो किसी ने सवाल पूछा उनसे कहीं मीडिया में, शायद वो केरल वगैरह कहीं साउथ के दौरे पे किरण रिजिजू आजकल हैं, तो उनसे किसी ने पूछा इस पे वक्फ वाले मामले पे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। मतलब देश का अल्पसंख्यक मंत्री, पहले से ही उसे इस बात का डर है कि भाई आपके अगेंस्ट आने वाला है कुछ ना कुछ मामला, कुछ ना कुछ होने वाला है इसमें। तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है सरकार को कि भाई ऐसा मत करना, आप हमारे क्षेत्र में दखल मत दो, हम आपके में देंगे नहीं। और आपके में तो दखल आपने उन्होंने देने नहीं दी थी आपको, किरण रिजिजू को हटवा दिया था पिछले वाले सीजीआई ने। तो कहां कहां हिम्मत हो पा रही है साहब इनके खिलाफ कुछ कर पाने की किसी की। अरे रास्ते बहुत है, खाली ये है कि कब ये स्थिति आ जाए। क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि मैंने आज नहीं, बहुत पहले कहा था, जब सबसे पहले इन्होंने बीसीसीआई के कामकाज में दखल दिया था, तब मैंने कहा था कि आज ये बीसीसीआई के कामकाज में दखल दे रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हो ये सोच के कि साहब ये इसमें हमारा क्या जा रहा है। ये आगे आगे बढ़ के किसी दिन आपके प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट के सबके काम में हस्तक्षेप करेंगे, तब आप क्या बिल्कुल कहोगे। वही हो रहा है। बिल्कुल सर, बीसीसीआई वाला तो बिल्कुल गलत था।
जस्टिस लोढ़ा जो भी सिफारिशें करी सर, कोई पूछे आपसे, अरे भाई तुम्हारे से एक पैसा बीसीसीआई लेता नहीं है, सारा सेटअप अपने हिसाब से बनाया हुआ है, सारी व्यवस्थाएं उसकी अपनी है, आप किस हिसाब से उसे गाइड कर सकते हो? केवल ये देख लिया आपने सर, ये तो वक्फ वाला ही मामला, ये 3 वक्फ चल रहे हैं, ये बीसीसीआई को भी इन्होंने वक्फ बना दिया, ये जो नेशनल हेराल्ड है ये कांग्रेस वालों का वक्फ है, और एक वक्फ ये चल रहा है, ये तो सारे वक्फ ही हैं सर, तीनों को एक तरीके से देखो ना, फिर आपको इसको भी ऐसे ही मानना चाहिए। लेकिन मंदिर बाई यूजर नहीं हो सकता, वक्फ बाई यूजर हो सकता है। चर्च बाई मंदिर यूजर का नहीं हो यूजर नहीं सकता, वक्फ बाई यूजर हो सकता है। वक्फ जहां चाहे वहां अपनी उंगली रख दे, वो उसकी हो जाएगी। कह रहे हैं कि साहब की जो उनकी क्लेम प्रॉपर्टीज है उनको अभी आप टच मत करिए। अरे भाई क्यों नहीं टच करेंगे, कानून बन गया, टच करेंगे। सर, कानून को स्टे करने की ये नई परिपाटी आरंभ हुई है, और ये इसमें अधिक दिन नहीं हुए। हाँ, और सर मतलब कोर्ट खुद ये कह रही है कि बताइए 1500 कुछ में मस्जिद बनाई थी, उसके पेपर कहां से लाएंगे? अरे भाई, राम मंदिर के पेपर तुमने हमारे से पूछे, कृष्ण जन्मभूमि के सारे डॉक्यूमेंट आप हमारे से मांग रहे हो, हर जगह के तो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो, ये पूछ रहे हो कि राम लला कहाँ है, उन्हें पेश करो कोर्ट में। इस देश में तो यहां तक पूछा गया सर, बताओ। अरे और तो और साहब, आप ये देखें कि ना केवल उनसे वो पूछे जा रहे हैं उनके कि आप कागज दिखाइए। अब तो कह रहे हैं कि साहब आप कागज दिखाने का भी अवसर आपको नहीं देंगे। हाँ, कई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे तो ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, कागज वागज की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आप अपनी जगह क्लेम कर ही नहीं सकते। आप क्लेम नहीं कर सकते, उनकी क्लेम जो है उसको आप रोक नहीं सकते, तो भाई इसको शरीयत कंट्री ही घोषित कर दो, और तो क्या बचा। बिल्कुल सही बात है सर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरह से आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर किसी चीज को अगर आप सुनेंगे और इस तरीके की बात करेंगे। दरअसल होता क्या है कि सर, मैंने एक चीज देखी है, हमारे देश में तो सिस्टम के खिलाफ बोलो, हिंदुओं को गाली दो, किसी भी बड़े मंच पे जाके देवी देवताओं का मजाक उड़ा दो, इसी से सर ये माना जाता है कि हाँ ये आदमी निष्पक्ष है, ये आदमी सेकुलर है, और ये बनने की सब कोशिश करते हैं। भाजपा वाले भी करते हैं भाई, भाजपा वाले भी तो सर यही कह रहे हैं अभी भी कि हमने तो गरीब मुसलमानों के हितों में बनाया है ये। आप एक शील्ड लेके क्यों चल रहे हैं शुरू में? आप ये कहो ना कि ये कानूनन रूप से गलत था, आप उसके बदले एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो कि साहब हमने तो गरीब मुसलमानों के भले में भाई काम। जो जो इश्यूज है उसके बारे में तो साफ करें, ये गलत था। आज भी कहा सॉलिसिटर जनरल ने कि साहब गांव के गांव इन लोगों ने क्लेम कर लिए वक्फ है, आप क्या बात करें, इसको कैसे आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं? गांव के गांव क्लेम कर लिए। और दूसरा जो वक्फ आपने कहा साहब कि वो राहुल गांधी वाला, उस वक्फ का क्या हो रहा है? सर वो तो नेशनल हेराल्ड है इनका वक्फ, तो जहां पे भी नेशनल हेराल्ड ने हाथ रख दिया वहीं पे बिल्डिंग बन गई उसकी। और ये तो शुक्र है कि 77 में जो है वो मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी, पता नहीं नेशनल हेराल्ड कहाँ कहाँ तक पहुंच गया होता। वैसे मैंने तो कभी नेशनल हेराल्ड को, अखबार को दिखते भी नहीं देखा। आपने सर कोई कॉपी देखी नेशनल हेराल्ड कैसा आता था? देखिए, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था, हाँ, तब वो लखनऊ से छपता था, और कभी अच्छा, कभी उसकी कॉपीज देखने को मिल जाती थी। उस समय लखनऊ से 2 इंग्लिश के पेपर छपा करते थे, एक नेशनल हेरल्ड और दूसरा पायोनियर। हाँ, नेशनल हेरल्ड को कोई नहीं पढ़ता था, पायोनियर पायनियर को तो बहुत कहीं बिकता पढ़ते था, थे। पायोनियर को पायनियर हम तो भी बहुत पाए। बिकता था। और जब नया नया अंग्रेजी सीखने का शौक चल रहा था तो पायोनियर ही पढ़ा करते थे। बाद में वहां पे एक नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका जो है वो इलाहाबाद से छपती थी, अब जो प्रयागराज है, तो अच्छा, उसका भी बड़ा प्रचलन हुआ। तो ये तो थी, लेकिन हेरल्ड का तो कुछ सुना नहीं कभी, कभी कभी दिख जाया करता था। हमने तो देखा नहीं सर, आपने जरूर देखा होगा, लेकिन नहीं, मैंने तो इसलिए पायनियर। देखा कि वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से छपता था, तो उसकी कभी कभी कॉपीज जो थी वो आ जाती थी सामने, लेकिन वो चलता नहीं था, पायनियर चलता था। इसी तरह से इनका वो क्या है, वो नवजीवन छपता था, और दूसरा इधर नवजीवन की स्वतंत्र भारत छपता था। वेबसाइट देखी है मैंने, नवजीवन तो मैंने भी नहीं देखा।
वेबसाइट आती है उसकी तो वो नवजीवन की। नवजीवन की अपेक्षा स्वतंत्र भारत ही ज्यादा चलता था। स्वतंत्र वो भारत तो भी था लखनऊ का ही था। बाद में तो फिर वो अमर उजाला, दैनिक जागरण ये सब आ गए। हाँ, वो तो फिर तो 80s में उसके आए बाद सब। तो ये हाँ स्वतंत्र भारत भी पीछे छूट गया। हाँ। तो ये स्थिति हुआ करती थी। अब जो है वो नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज जो इन्होंने खूब बनाई थी, वो तो आज पढ़ रहा था मैं, कह रहे थे कि साहब की सबसे पहले तो सरदार पटेल ने ही कहा था कि साहब देखिए ये महाराजा बड़ौदा को ब्लैकमेल किया जा रहा है नेशनल हेराल्ड के लिए। तो नेहरू जी से उन्होंने कहा, सरदार पटेल ने, लेकिन नेहरू जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये तो साहब बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी है, अब इसको भी टच कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको रिलीफ मिलेगी लेकिन मिलेगी। बात तो माननी पड़ेगी सर नेहरू की, उन्होंने जो है अंग्रेजों वाला फार्मूला बढ़िया निकाला था। जैसे अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि जितने भी हमारे कॉलोनियल कंट्रीज हैं, हर जगह उसने बीबीसी का ऐसा नेटवर्क का जाल बिछाया था कि अब तक भी मतलब उस पे जाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। रसिया वसिया ने तो, जर्मनी वगैरह ने तो बंद कर दिया बीबीसी को। लेकिन नेहरू ने भी ये सोच लिया था कि यार मीडिया को अपने हाथ में रखना चाहिए। और देखिए अखबार शुरू कर दिया 37 में, 10 साल पहले आजादी से, जब पता भी नहीं था। कितना दूर की सोच थी और कहां तक चीजें सोच के नेहरू ने सारी चीजें प्लान कर रखी थी। उन्हें पता था कि कोई मीडिया है नहीं, ले दे के टाइम्स ऑफ इंडिया और बिरला जी का फिर हिंदुस्तान टाइम्स शुरू हुआ था, और कोई अखबार था नहीं यहाँ। तो उन्होंने सोचा कि यार ये अपने हाथ में ही रखो सारी कमान, और रही भी है। 77 तक तो सारा कब्जे में ही रहा है मीडिया इन लोगों के। 77 के समय ही तो थोड़ा सा कुछ मीडिया ने, पंजाब केसरी वगैरह इन लोगों ने लिखना शुरू किया इसके खिलाफ, वरना किसकी हिम्मत थी।